विदिशा और गुना, इन दो सीटों पर बीजेपी ने अभी तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया था। गुना से पन्नालाल शाक्य को टिकट दे दिया गया है और विदिशा की भी जानकारी मिल रही है। बीजेपी ने दो सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और इंतजार इसी का था कि अब तक 228 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ था, लेकिन विदिशा से मुकेश टंडन को मैदान में उतारा गया है। तो दोनों सीट काफी लंबे वक्त से अटकी हुई थी और 30 तारीख तो बिल्कुल करीब है और ऐसे में गुना से पन्नालाल शाक्य मैदान में उतार दिए गए हैं। बहुत समय लग गया विदिशा से मुकेश टंडन को उम्मीदवार बनाने में और कब से इस लिस्ट का इंतजार किया जा रहा था अंशिका, और 228 तो हो गए थे, 230 होने में बिल्कुल आखिरी वक्त ले लिया। बिल्कुल, और इससे पहले कांग्रेस में भी इंतजार था कि वो आमला सीट से किसे उतारेंगे। जब आमला सीट से भी उम्मीदवार उतार दिया गया तो बीजेपी पर कांग्रेस काफी हमलावर नजर आई थी कि आखिर दो सीटों पर क्यों नहीं खिलाड़ी मिल रहे भारतीय जनता पार्टी को। अब ऐसे में बीजेपी ने उन दोनों ही सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और जवाब भी दे दिया कांग्रेस को। गुना से क्योंकि पन्नालाल शाक्य को टिकट दिया गया है और विदिशा से मुकेश टंडन को उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि संभावित नामों में लगातार न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ये दिखा रहा था कि मुकेश टंडन ही संभावित चेहरे थे और आखिरकार उस पर मुहर लग गई है। बिल्कुल, और पन्नालाल शाक्य जो हैं उन उम्मीदवारों में थे जो कि सबसे पहले नंबर पर, सबसे अव्वल पसंद जिसको कहा जा सकता है। नाम तो चल रहा था लेकिन टिकट घोषित नहीं हो रहा था और आखिरकार अब जाकर टिकट की घोषणा की गई है और अब नामांकन उनको दाखिल करना होगा। बहुत कम समय मिला है लेकिन पार्टी ने बहुत सोच विचार कर और बहुत सोच विचार कर बल्कि ज्यादा ही सोच विचार कर और आखिर वक्त तक सोच विचार कर नाम घोषित किए हैं। दो सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई। बीजेपी की तरफ से विदिशा से मुकेश टंडन मैदान संभालेंगे तो दूसरी तरफ गुना से पन्नालाल को टिकट दिया गया है। वे युद्ध के मैदान में, चुनावी युद्ध में पन्नालाल शाक्य नजर आएंगे। अनुराग हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। अनुराग, बहुत वक्त लगा दिया दो सीटों पर नाम तय करने में, क्या दिक्कत आ रही थी पार्टी के सामने? और आखिरी सूची को जारी कर दिया और लंबा इंतजार के बाद जिन दो सीटों पर पेशकश फंसा हुआ था उसकी स्थिति भी आज साफ कर दी और सभी तो दोनों सीटें साफ कर दी और सभी सीटें 230 सीटें जो हैं उन पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया। दो सीटें बाकी थी, उम्मीदवार उतार दिए गए। विदिशा से मुकेश टंडन उम्मीदवार बनाए गए हैं, प्रत्याशी बनाए गए हैं और दूसरी तरफ पन्नालाल शाक्य जो पहली पसंद पार्टी की बने हुए थे उनको भी पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया है। अब जाकर बीजेपी की लिस्ट पूरी हुई है। याद कीजिए कि सबसे पहले कब प्रत्याशी बीजेपी ने घोषित किए थे, आकांक्षी सीटें। सबसे पहली लिस्ट जब चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था उसके पहले ही ये लिस्ट आ गई थी और देखिए सबसे पहली लिस्ट भी बीजेपी लाई और सबसे आखिरी लिस्ट भी बीजेपी लेकर आई। यह खास है इस लिस्ट। बिल्कुल, और विदिशा और गुना जिसको लेकर लगातार सस्पेंस बरकरार था कि आखिर वो दो चेहरे कौन से होंगे जिनके नामों को लेकर बीजेपी सोच ही नहीं पा रही। उन दो चेहरों को चुनावी मैदान में उतारना है या नहीं, पेच फंस रहा था, लेकिन अब बीजेपी क्लियर है और विदिशा से मुकेश टंडन को उम्मीदवार बनाया गया है तो वहीं गुना से भी उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है। पन्नालाल शाक्य को गुना से उम्मीदवार बनाया गया है, टिकट दिया गया है। हालांकि मुकेश टंडन का नाम लगातार सुर्खियों में था विदिशा से। विदिशा में बीजेपी के लिए नाक का सवाल है अपने गढ़ को बचाए रखने के लिए, इसीलिए भी मुकेश टंडन को लेकर काफी विचार विमर्श किया जा रहा था बीते कुछ दिनों में और आखिरकार इस पर मुहर लग गई। और गुना की सीट भी बड़ी महत्वपूर्ण है और गुना की सीट इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि गुना शिवपुरी संसदीय सीट जो है वहां से तो सिंधिया खुद जो है वो यहाँ से प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि बीता चुनाव जो है वो उनके लिए बहुत सेटबैक देके गया, बहुत झटका देके गया। अनुराग हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अनुराग, दो सीटें आखिरकार नाम घोषित कर दिए गए लेकिन अटका कहां हुआ था मामला? बिल्कुल
देखिए, अब जो बीजेपी है उसने जिन 2 सीटों पर नाम होल्ड करके रखे थे उन पर भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। गुना विधानसभा सीट पर पन्ना लाल शाक्य को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया, तो विदिशा सीट पर प्रमोद टंडन, जिसके नाम का जिक्र लगातार न्यूज 18 पर हम करते रहे, उन 2 नामों का ऐलान जो है बीजेपी की तरफ से कर दिया गया। यानी कि अब सभी 230 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के चेहरे कौन होंगे ये पार्टी ने तय कर दिया। सबसे बड़ी बात है कि इन 2 सीटों को लेकर बीजेपी के अंदर कई तरह के पेच फंसे हुए थे और गुना सीट को लेकर कहा जा रहा था कि कहीं सिंधिया और बीजेपी के बीच थोड़ी कसम कसे, लेकिन अब पार्टी ने तय कर दिया कि पन्नालाल शाक्य वहां से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। और इसी तरीके से विदिशा विधानसभा सीट की हम बात करें तो इससे पहले भी प्रमोद टंडन चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर पार्टी ने उन्हीं पर अपना भरोसा जताया है। तो कांग्रेस को उम्मीदवार बनाया गया है, एक तरफ विदिशा से, दूसरी तरफ पन्नालाल शाक्य का मुकाबला होगा गुना में पंकज कनेरिया से। कांग्रेस के उम्मीदवार पंकज कनेरिया और उनके सामने पन्नालाल शाक्य को पार्टी ने मैदान में उतारा है। तो एमपी के रण में ये 2 सीटें जो हैं ये भी अब साफ हो गई हैं। पंकज कनेरिया की तस्वीर भी आप देख रहे हैं और पन्नालाल शाक्य जो हैं वो बिल्कुल बीजेपी ने बहुत छांटबीन कर, जिसको कहा जाता है, बहुत सोच विचार कर, बहुत सारा होमवर्क बीजेपी ने किया है। सुधीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, बात अगर विदिशा और गुना की करें, इंतजार काफी समय से हो रहा था, आखिर बीजेपी अपने पत्ते कब खोलेगी इन 2 सीटों के लिए। आखिरकार बीजेपी ने जारी कर दिए हैं नामों की लिस्ट जारी कर दी है। सवाल ये कि विदिशा में 2018 की ही तरह मुकाबला देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए बहुत लंबे समय से इस बात का इंतजार हो रहा था कि गुना और विदिशा में आखिर बीजेपी किसको मौका देगी। जाहिर है गुना की जो सीट थी वो रिजर्व सीट थी, ऐसे में जो भी कई तमाम अनुमान जो अटकलें लगाई जा रही थी वो अटकलें कहीं ना कहीं सही साबित नहीं हो पाई है। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से अपने उम्मीदवारों को उतारा है, प्लानिंग की है, उसको देख के लगता है कि चुनाव को लेकर बीजेपी काफी संजीदा इस वक्त है और उसी तरीके से इन्होंने उम्मीदवारों का चयन किया है। गुना में भी बात करें अगर हम, चंद्र प्रकाश अहिरवार का टिकट काटकर पन्नालाल शाक्य पर भरोसा किया गया। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं गुना की जो सीट है वहां पर पन्नालाल शाक्य जैसे उम्मीदवार को इन्होंने जो मौका दिया है, वो इनका जो सर्वे है, बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे है, उसको देखते हुए ये चीज हुई है। हालांकि कई बार आपने देखा होगा कि बीच में दोनों ही पार्टियों ने जो टिकटों की घोषणा की थी उसमें सबसे बड़ी चीज जो थी वो नाराज लोगों को मनाने की चुनौती थी, क्योंकि टिकट में कई लोगों ने माना था। तो अब यहाँ पर भी इस तरह का मामला देखने को मिल सकता है कि मध्य प्रदेश का जो चुनावी माहौल है उसमें गुना में और विदिशा में जिस तरह से उम्मीदवारों को उन्होंने घोषित किया है और जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि उनको टिकट नहीं मिलेगा, तो अब वो लोग अलग अलग क्षेत्रों में प्रचार करने भी जा रहे हैं। आपने देखा हो कि कई उम्मीदवार ऐसे हैं कि जो अपने इलाके में टिकट नहीं मिल पाया तो दूसरे इलाके में प्रचार करने को जा रहे हैं। तो खासतौर से विदिशा तो भाजपा का गढ़ माना जाता है और 46 साल बाद 2018 का जो चुनाव हुआ था उसमें इतिहास बनाया था कांग्रेस ने। लेकिन अब दिक्कत यह है कि कांग्रेस वहां पर अपने जो नाराज प्रत्याशी है, जो कार्यकर्ता है, उनको मनाने में दिक्कत आ रही थी। तो कहने के बीजेपी ने इस रणनीति को देखते हुए वहां पर टिकट घोषित किया है और कई ऐसे लोग हैं जो विदिशा से टिकट जब कांग्रेस से नहीं मिला था तो अब वो उम्मीदवार कांग्रेस के सामने वहां पर कार्यकर्ताओं की चुनौती है, संगठन की चुनौती, क्योंकि विदिशा के जो कार्यकर्ता जो हमारे सूत्र है या जिस तरह से जो बता रहे हैं कि अब वो विदिशा का क्षेत्र छोड़ के आसपास के जो इलाके हैं, कुरवाई की हम बात करें, सिरोंज की बात करें या शमशाबाद की बात करें, वहां पर अपने जो पसंदीदा नेता है उनका चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। और ऐसे में एक चीज और है कि विदिशा में कांग्रेस की अगर हम बात करें तो वहां पर जो सीनियर कार्यकर्ता है उनको प्रचार के लिए बुलावा तक नहीं भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशन वहां पर बन रही है कि जो विधायक का खेमा है वो नाराज है, उसका फायदा कहीं ना कहीं वहां पर बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि 46 साल तक अगर उस सीट पे कब्जा रहा और अचानक से 2000 चुनाव में वो सीट चली गई हो तो उस सीट को वापस पाने के लिए बीजेपी को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा और शायद मुकेश टंडन को टिकट देना हो सकता है इसी रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है। गुना सीट भी फंसी हुई थी, क्या इसके पीछे, ये फंसे रहने के पीछे क्या वजह रही है? आपने बताया कि विदिशा क्यों फंसी हुई थी, क्या कारण था, लेकिन बिल्कुल आखिरी वक्त तक दिलचस्पी यह है कि सबसे पहले लिस्ट भी बीजेपी की मध्य प्रदेश के इस चुनाव में 2023 के, और सबसे आखिरी लिस्ट भी बीजेपी की। बिल्कुल
देखिए क्या है कि गुना का जो इलाका है, खासतौर से सभी लोगों को ये पता है, इस चीज को लेकर हमेशा आता था कि गुना में जो उम्मीदवार है वहां पर उम्मीदवार किसकी पसंद का हो सकता है। गुना से उम्मीदवार की जो घोषणा है वो कहीं ना कहीं इस लेवल पर की जा रही थी कि वहां पर किस उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। सिंधिया जी का इलाका वो माना जाता है, वहां पर इस तरीके से माना जा रहा था कि कोई न कोई ऐसा उम्मीदवार दिया जाए जो गुना की सीट, क्योंकि आप गुना जो इलाका उसको हॉट सीट आप बोल सकते हैं। तो बीजेपी ने जब वहां पर टिकट घोषित नहीं किया था अब तक, तो टिकट के इंतजार में जो लोग चाहते थे कि हमारा टिकट मिल सकता है, वैसे तो गुना विधानसभा का गढ़ मानी जाती है और लगातार 2003 से बीजेपी ने वहां परचम लहराया है वहां पर। लेकिन 2008 में जब यहाँ पर पार्टी थे तो पार्टी से बगावत कर राजेंद्र सलूजा जो थे 2008 में निर्दलीय विधायक बने थे, क्योंकि बीजेपी का कोई प्रत्याशी उस वक्त मैदान में नहीं था। और एक चुनौतीपूर्ण बात पुनीत इसमें यह देखने मिल रही है कि अब तक जब टिकट घोषित नहीं किया गया था और टिकट घोषित करने की आखिरी तारीख 30 तारीख है, तो ऐसे में 8 नेताओं ने वहां पर नामांकन दाखिल कर दिया था पहले से ही गुना के लिए। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये चुनौती क्या है, और अब जिन लोगों ने नामांकन दाखिल कर दिया है उनसे नामांकन वापस लेने की चुनौती बीजेपी के सामने रहेगी, क्योंकि कांग्रेस ने वहां पर एक युवा प्रत्याशी जो है पंकज कनेरिया उनको मैदान में उतारा है। लेकिन बीजेपी में जो प्रत्याशी को लेकर भाजपा का जो मंथन चल रहा था वो अब जाके पूरा हुआ है, वो भी नामांकन की आखिरी तारीख के एक दिन पहले। तो ऐसे में वहां पे वर्तमान जो विधायक है गोपीलाल जाटव जो है, उन्होंने वहां पर नामांकन दाखिल कर दिया था। पन्नालाल शाक्य ने जो पूर्व विधायक है उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया था। तो आप देख सकते हैं गोपीलाल जाटव का वहां टिकट कटा हुआ, फिर जाके पूर्व पन्नालाल शाक्य को वो दिया गया है। सिंधिया समर्थक नीरज निगम थे, सांसद प्रतिनिधि रमेश मालवीय जैसे आप जिक्र कर रहे थे, और रिटायर्ड अधिकारी जो सीएमएचओ है पुरुषोत्तम बुनकर, ऐसे कई लोगों ने वहां पर नामांकन दाखिल कर दिया था। नजर प्रत्याशियों पर डालें तो विदिशा की अगर मैं सिलसिलेवार तरीके से हम बात करेंगे दोनों ही सीटों को लेकर, लेकिन विदिशा पर प्रत्याशियों पर अगर हम नजर डालें तो शशांक भार्गव 2018 में 46 साल के भाजपा के कब्जे वाली सीट पर कांग्रेस को उन्होंने जीत दिलाई और 15,000 वोटों से हार गए थे मुकेश टंडन, लेकिन दोबारा से बीजेपी ने उसी मुकेश टंडन पर भरोसा जताया है। किस फैक्टर पर? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से विदिशा में बीजेपी अपना गढ़ रहा है, और खासतौर से ये माना जाता था कि विदिशा और गुना दोनों सीट ऐसी मानी जाती थी कि जो कहीं ना कहीं बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी का गढ़ था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद वहां से सांसद रहे हैं, सुषमा स्वराज वहां से सांसद रही है, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते थे कि बीजेपी के लिए ये सीट कितनी अहमियत रखती है। और खासतौर पे जब वहां से वो उम्मीदवार शशांक भार्गव आपके पास ऑलरेडी विधायक के तौर पर थे, तो वहां पर इन्होंने ऐलान नहीं किया था अब तक का। कहीं ना कहीं ये गणित कम बीजेपी लगाना चाह रही थी इसमें कि मौजूदा विधायक को लेकर क्या मामला बन रहा है, किस तरीके से सर्वे में उनका क्या नाम आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके के जो 2 सीटों को होल्ड करके बीजेपी ने रखा था, तो यहाँ पर मानकर चले कि सर्वे के आधार पर ही मुकेश टंडन का नाम लाया गया। बिल्कुल, देखिए सर्वे के साथ साथ 2-3 चीजें ऐसी भी उसमें देखने लायक थी कि कहीं पर जो मौजूदा इनका उम्मीदवार था उसको लेके क्या चीज चल रही है, और जो प्रत्याशी वहां पर ऑलरेडी शशांक भार्गव जो विधायक थे उनको लेके क्या चल रहा है। एक नाम इसमें श्याम सुंदर शर्मा का भी आ रहा था कि जो दौड़ में शामिल थे, और कहने के ये नाम आ रहे थे कि इस तरह का मामला था। और जो सूत्र ये भी बता रहे कि जो उम्मीदवार विदिशा से घोषित करना चाहिए था वहां पर सरकार और संगठन में लेके कहीं ना कहीं पेश फंसा हुआ था, और शायद इसी वजह से बीजेपी ने इस सीट को होल्ड करके रखा था। कई टैक्टिक्स भी पार्टियां सुधीर जी अपनाती हैं, और इन टैक्टिक्स में ये भी होता है कि दूसरे खेमे में क्या चल रहा है और उस खेमे को कमजोर कैसे बना दिया जाए, कमजोर वो कैसे हो सकता है। क्या इसकी भी पीछे तैयारी चल रही थी साथ साथ प्रत्याशी के नाम का ऐलान करने के साथ साथ? बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। विदिशा सीट की बात कर रहे थे कि यहाँ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुकेश टंडन को टिकट देने के पक्ष में थे। जो सूत्र बता रहे खबर इस तरह की थी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान 5 बार यहाँ से सांसद रहे, 1 बार विधायक चुने गए, इसलिए ये माना जा रहा था कि यहाँ पर शिवराज सिंह की पसंद का ही कोई ना कोई कैंडिडेट आएगा। जबकि संगठन यहाँ पर अपने संगठन के चलते श्याम सुंदर शर्मा का जो नाम है वो आगे कहने के बढ़ाना चाह रहा था, और श्याम सुंदर शर्मा को संगठन से तो हरी झंडी मिल गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी लेवल पर जो मामला था वो मुकेश टंडन के पक्ष में गया, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह क्षेत्र होने की वजह से वहां पर मुकेश टंडन को इस वजह से बढ़त मिली। और अब वहां पर ये रहा, जहां तक शशांक भार्गव मौजूदा विधायक की हम बात करेंगे तो
उनका ये कहना था कि भाई मेरे सामने जो भी प्रत्याशी आएगा मेरी पूरी तैयारी है, लेकिन अब चूंकि वो खुद ही चुनाव नहीं लड़ रहे, तब ये देखना होगा कि आगे शशांक भार्गव का अगला कदम क्या होता है, वो किस तरह अपना एक्शन आगे लेते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है विदिशा में, और बीजेपी के लिए शशांक भार्गव को मनाने की चुनौती भी रहेगी। ठीक है, क्योंकि बात विदिशा की हो गई, गुना की अगर हम बात करें तो एक तरफ पंकज और दूसरी तरफ अब हम देख रहे हैं पन्ना लाल, युवा चेहरा, कांग्रेस ने भरोसा जताया है और बीजेपी ने अनुभवी नेता को उतारा है। कितना जबरदस्त मुकाबला होगा? बिल्कुल, देखिए मुकाबला तो निश्चित तौर पर जबरदस्त होने की उम्मीद इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि गुना की जो सीट है वो आरएसएस का गढ़ माना जा रहा था, और आरएसएस बहुत लंबे समय से गुना सीट पर काम करती रही है। संगठन पूरा की पूरा वहां पर काम करने में जुट जाता है। तो ऐसे में गुना सीट निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। पन्नालाल शाह के पूर्व विधायक रह चुके हैं, पार्टी का उनको साथ है, संगठन का साथ है, तो कहीं न कहीं अब चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है। लगभग 15 दिन का जो वक्त वो आप मान के चल सकते हैं। 17 तारीख को वोटिंग है, तो इन 15 दिनों में पन्नालाल शाक्य की तैयारी क्या थी? देखिए तैयारी तो आप इस लिहाज से भी मान सकते हैं क्योंकि 8 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर लिया था और सभी लोग क्षेत्र में अपनी अपनी तैयारी कर रहे थे। अब उसमें पन्नालाल शाक्य को मौका मिला हुआ है, तो कहने के बीजेपी के पक्ष में आप इसको बोल सकते हैं कि गुना की जो टिकट हुई है। लेकिन ये भी मुश्किल है, जाहिर सी बात है कि नामांकन की तारीख जब नजदीक आती जाती है तो जितने भी दावेदार होते हैं नॉमिनेशन फॉर्म खरीद लेते हैं और तैयारी अपनी पूरी कर लेते हैं। लेकिन अब एक अनार 100 बीमार, या आपने बताया कि 8 हैं दावेदार, 8 ने नामांकन कर दिया। क्या बीजेपी में पहले से ही इस बात को लेकर चर्चा थी कि आप भी कर दो फिर बाद में देखेंगे नाम तय हो जाएगा, या फिर बीजेपी को नाम वापसी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अब दोनों सीटों पर? देखिए पहले से तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई घोषणा हुई होगी, क्योंकि अगर घोषणा होती तो इतने नामांकन पार्टी के उम्मीदवार जो है या दावेदार है वो नहीं करते। क्योंकि अगर इस तरह का जरा सी भी कोई शंका, देखिए बीजेपी में हमेशा बोला जाता है कि अनुशासित पार्टी है, वहां अनुशासन चलता है। तो अगर किसी का नाम पहले से तय हो रहा होता या 2 या 3 लोगों के नाम पे मंथन चल रहा होता तो बाकी लोगों को शायद बीजेपी पहले से संदेश दे देती कि आप इसमें मत करिए, आपको पहले से समझा बुझा लिया जाता है। और चूंकि अंतिम वक्त में मुझे लगता है ये फैसला किया गया, तो ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए गए उनको बैठाने की चुनौती भी रहेगी। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी अपने नाराज लोगों को मनाने का दावा कर लेती है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मनाने की बात करते हैं। अपने बुरहानपुर सीट को देखा होगा, वहां से नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्ष चौहान ने भी निर्दलीय नामांकन दाखिल किया, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि हम उनसे बात कर लेंगे और उनको मना लेंगे। तो कहीं ना कहीं इस गुना में भी इस तरह की चीजें सामने देखने को मिलेगी। मुझे लगता है कि बीजेपी वहां पर उम्मीदवारों को अपने या जो जिन्होंने कैंडिडेट्स ने नामांकन दाखिल किया उनको कहीं ना कहीं मना लेंगी। अब इसमें से कितने मानते हैं या फिर उनको किस आधार पे मनाया जाता है, या सरकार बनने के बाद उनको कहीं पर एडजस्ट करने की बात कर जाती है, उस भरोसे पर, उस दावों पर वो कितने भरोसा करते हैं, ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन दिलचस्प सुधीर जी, अभी तक ये देखने को मिला है, बीता चुनाव 2018 का बहुत अच्छे तरीके से याद है, बीजेपी ने बड़ी सख्ती दिखाई थी और अनुशासन का डंडा जो है, पिछली बार जब जो पार्टी से बगावत करके उम्मीदवार बने थे उनके ऊपर अनुशासन का डंडा चलाया गया था, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। अभी तक ऐसा कुछ मध्य प्रदेश में नजर नहीं आ रहा, यानी कि बगावत है तो उसको थामना भी उतना ही बीजेपी या पार्टी जो है वो जरूरी समझ रही है। इसीलिए अभी किसी को भी पार्टी ने बाहर का रास्ता नहीं दिखाया, सबसे बात चल रही है, सबको समझाने की कोशिश चल रही है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि बाहर का रास्ता, इस समय अगर किसी को बाहर का रास्ता दिखाना, मतलब जो आदमी शुरू से विरोध कर रहा हो, जो आदमी पहले से ही बागी तेवर अपनाया हो, उसके साथ अगर इस तरह का प्रयास कोई भी पार्टी करती है तो उसका दोगुनी ताकत से बागी होना तय है। लेकिन जब बड़े नेताओं की बात आती है, जिसका खास तौर पर जमीनी पकड़ मजबूत हो, जिसके पास जमीन में अपने लोगों के साथ वो चल रहा हो, तो पार्टियों को भी ये पता चलता है कि किस कैंडिडेट में कितना दम है, या जो बागी होने का दावा भर रहा है वो कितना नुकसान पहुंचा सकता है। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां जो होती है या कोई भी पार्टी होती है वो इस मामले का कैलकुलेशन लेकर चलती है कि हमको इनको मनाना कितना जरूरी है। पार्टियां इस लेवल पर अपनी प्रायोरिटी तय करती है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर भी प्रायोरिटी पार्टियां तय करेगी कि पहले किसको मनाया जाए। और कुछ ऐसे है कि जो जिनके बारे में पार्टी को भरोसा होगा कि ये अमित शाह का ही इंतजार हो रहा था क्या इन दोनों सीट के लिए? अमित शाह मध्य प्रदेश में मौजूद हैं, 3 दिन वो मध्य प्रदेश में ही रहेंगे, आज उनका दूसरा दिन है। कल जो मीटिंग हुई क्या उसमें यह तय हुआ?
बिल्कुल, देखिए अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा चुनाव के लिहाज से बहुत ज्यादा मायने रखता है और खासतौर से लगातार 3 दिन मध्य प्रदेश में जो बैठकों का दौर चल रहा है, अमित शाह जो बैठक ले रहे हैं, और बड़ी चीज यह है कि संभागवासियों के साथ जो बैठक की जा रही है, तो कहीं ना कहीं जब आप टुकड़ों टुकड़ों में बैठक करते हैं तो छोटे छोटे समूहों के साथ बैठक करने में संदेश देना भी आसान हो जाता है और ऐसे में समझाना भी आसान हो जाता है। और बीजेपी जिस रणनीति पे काम कर रही है, बीजेपी की यह रणनीति काफी प्रभावी होती है, क्योंकि बीजेपी में जब अमित शाह जैसे दिग्गज नेता लोगों को मनाने के लिए आते हैं तो इस बात का संभावना बहुत कम हो जाती है कि उनके कहने के बाद भी अगर कोई विरोध कर दिया, कोई ना माने, जिस तरीके से वो समझाते हैं, जिस तरीके से पार्टी को साथ लेने की बात करते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि जब कभी भी इस तरह का माहौल बनता है तो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, नड्डा जी हो या अमित शाह जी हो, जब आते हैं तो पार्टी पूरे अनुशासित रूप में साथ में होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि बैठक में जो संदेश दिया गया होगा उस संदेश को मानते हुए ही और या उनके आने के बाद ही इन सीटों पर मुझे लगता है कि घोषणा शायद या नाम पहले तय हो चुके थे और शायद इसी बात का इंतजार किया जा रहा था कि मध्य प्रदेश में जब अमित शाह जी दौरा करेंगे उस दौरान हालात को देखते हुए टिकट घोषित किए जाए। तो अब चूंकि दोनों पार्टियों के सारे उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, तो ऐसे में अब अमित शाह की जो बैठक अलग अलग इलाकों में हो रही है, अलग अलग नेताओं से वो मिलेंगे, तो वहां पर भी जो नाराज लोग हैं उनको मनाने का प्रयास भी किया जाएगा। और कहीं ना कहीं लगता है कि दोनों पार्टियों के नेताओं जो भरोसा दिखा रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं 50-50 की संभावना बनती है कि कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे। अब सबसे बड़ी चिंता की बात यह आ रही है क्योंकि अब जो प्लेटफॉर्म है अपनी चीज रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, जो नेता नाराज है, जिनके टिकट कटे, उनको अपनी बात रखने के लिए उनके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। किसी कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर वो बात करते, तो वो अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए अपना दर्द मीडिया के सामने या लोगों के सामने उनका झलक रहा है। टिकट कटने पर कुछ नाराजगी जता रहे हैं। जब अमित शाह लोगों से बात कर रहे थे उसके बाद यही जानकारी मिली कि उन्होंने कहा कि रूठों को मनाना पहली प्रायोरिटी है और जो रूठे हैं उनको ये समझना होगा कि चुनाव पर फोकस करना है, ना कि अभी रूठने का समय है, उनको आगे कोई बड़ी जिम्मेदारी जरूर दी जाएगी, ये भरोसा उन्होंने दिया है। लेकिन अब सवाल क्योंकि इन 2 सीटों को लेकर भी हम कर रहे हैं, तो थोड़ा गुना के ऊपर अगर हम नजर डालें तो पंकज, जिसकी मैं बात कर रही थी, पंकज कनेरिया की युवा चेहरा है और पन्नालाल शाक्य जो है वो अनुभवी चेहरा है। एक स्टडी ये कहती है कि मध्य प्रदेश में इस बार युवा वोटर्स बहुत ज्यादा है, बावजूद इसके बीजेपी ने इतने बड़े चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। बिल्कुल, देखिए युवा वोटर्स की संख्या तो इस बार मध्य प्रदेश में बहुत तेजी से बढ़ी है और बहुत करीबन 15 लाख के करीब जो ऐसे हैं फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जो मध्य प्रदेश में वोट करने वाले। लेकिन हमको ये देखना होगा कि ये जो वोटर्स हैं इनका बंटवारा किन के इलाकों में हुआ है। तो अगर आप डेमोग्राफिक लिहाज से उसको देखते हैं तो जो मालवा निमाड़ का क्षेत्र है और जो विंध्य का क्षेत्र, उन इलाकों में युवा वोटर्स की संख्या बड़े पैमाने पर बढ़ी है। जहां तक आप गुना की बात करते हैं तो गुना ग्वालियर चंबल वाला जो इलाका आता है उस इलाके में आता है। और पंकज कनेरिया को जो कांग्रेस ने टिकट दिया है, युवा चेहरे के तौर पर जो मौका दिया है, तो कहीं ना कहीं युवा पे जो भरोसा कांग्रेस ने इस लिहाज से जताया है। अगर आप कांग्रेस की पूरी 230 लोगों की अगर आप लिस्ट देखते हैं तो 50% या 60% से ज्यादा जो चेहरे ऐसे जिनकी उम्र 50 साल से कम है। उसके अलावा महिलाओं को भी करीबन 34% टिकट दोनों पार्टियों ने लगभग कुल मिलाकर हम ये माने कि बहुत सारी चीजों को कांग्रेस ने मैनेज किया। लेकिन बीजेपी ने एक ही चीज को सबसे अव्वल निगाह में जिसे रखना कहते हैं, विनिंग कैंडिडेट होना चाहिए। अनुराग भी है। बहुत शुक्रिया सुधीर जी आपका इस बातचीत और जानकारी के लिए। अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। अनुराग, 30 नामांकन की आखिरी तारीख, 31 का महीना है, लेकिन 2 वापसी की आखिरी तारीख, और ऐसे में बागियों को मनाना अब पार्टी को बहुत मुश्किल। और इसीलिए क्या माने कि अमित शाह जो हैं वो इसी वजह से अमित शाह जो हैं वो यहां पर दौरा कर रहे हैं और सबको बागियों को मना कर वे फिर वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में बीजेपी जिस तरीके से चुनाव की रणनीति पर काम कर रही है उसके पीछे जो नजर है, जो हाथ है, वो अमित शाह का ही है। क्योंकि अमित शाह आज भोपाल में थे, कल रात भर उन्होंने बैठक की और उसी के बाद उनके यहाँ से भोपाल से रवाना होने के बाद बीजेपी ने जिन 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम रोक रखे थे उनका भी ऐलान कर दिया। यानी कि मतलब साफ है कि अमित शाह की मोहर लगने के बाद ही पार्टी इन 2 सीटों पर भी चुनाव में मैदान में उतरती हुई
हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इन 2 सीटों पर ही लंबे समय से पेच फंसा हुआ था। बीजेपी ने 228 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया था, लेकिन सिर्फ 2 सीटें गुना और विदिशा रोक कर रखी थी। गुना में पन्नालाल शाक्य का नाम, क्योंकि 2013 में वो एक बड़ी जीत के साथ सामने आए थे, लेकिन 2018 में फिर बदल दिया गया प्रत्याशी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और सीधे आप दर्शकों को लिए चलते हैं बुधनी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं रोड शो, जनता के बीच पहुंचे हुए। तो शिवराज सिंह चौहान को आप देख रहे हैं जो कि रोड शो में मौजूद हैं। और शिवराज सिंह चौहान का ये धुआंधार प्रचार, यहां पर वोटों की अपील करने बुधनी, जहां से वो कैंडिडेट है बीजेपी के, यहां पर वो पहुंचे हैं और धुआंधार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश है और लोगों से वो मिलते जुलते भी ऊपर से ही हाथ हिलाकर वो अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं लोगों का। जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर। और हर तरफ आप देखिए कि किस तरीके से फूलों की बारिश की जा रही है। शिवराज सिंह चौहान के रोड शो में भीड़ काफी ज्यादा है। और देख सकते हैं ये तस्वीरें जो है परिवार के साथ निकले हैं जनता के आशीर्वाद के लिए। पत्नी साधना सिंह, बेटे कार्तिकेय भी साथ मौजूद हैं और इस रथ पर सवार होकर जनता से वोट की अपील करते हुए अपने क्षेत्र की जहां से वो विधायक भी हैं। और फिर इस बार इसी विधायकी की खातिर कि आप सेवा का अवसर एक बार फिर से दें, इसीलिए जनता के आशीर्वाद के लिए शिवराज सिंह चौहान निकले हुए हैं। बीजेपी के प्रत्याशी हैं, स्थानीय बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता मौजूद हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।